हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद शिवम सर। आज हम लोग बेटा अपनी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। कल क्वेश्चन नंबर 50 तक कर दिया था, आज 51 से लेकर 100 तक करनी है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिएगा। स्कैर्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। स्कैर्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। आप समझिएगा, एक होता है हार्डली, दूसरा होता है स्कैर्सली, और इसके बाद एक होता है नो सूनर। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। हार्डली और स्कैर्सली के साथ हम लोग यूज करते हैं व्हेन, और नो सूनर साथ क्या लगाते हैं बेटा, देन। एक तो एरर इसकी ये रही। दूसरी एरर ये रहती है कि हार्डली, स्कैर्सली और नो सूनर अगर कहीं पर भी दिखाई दे तो इनके साथ हम लोग यूज करते हैं इन्वर्जन। क्या यूज करते हैं बेटा, इन्वर्जन। अब ये इन्वर्जन क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट आपका बाद में आता है। इन्वर्जन मतलब क्या होता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब पहले होगी और सब्जेक्ट क्या होगा, बाद में होगा। सब्जेक्ट होगा आपका बाद में। जैसे आपसे कहा गया कि नो सूनर आई हैड कम, इस तरीके से सेंटेंस दिया जाएगा आगे जो भी होगा। तो ये गलत है बेटा। नो सूनर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, इन्वर्जन लगाते हैं। यानी आप ये लिखेंगे नो सूनर हैड आई, नो सूनर हैड आई कम। अब ये सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। तो याद रखिएगा बेटा, हार्डली, स्कैर्सली और नो सूनर, यहां से दो तरह के एरर मिलेंगे आपको। पहली तो इनके साथ पेयर बनता है, हार्डली और स्कैर्सली साथ पेयर बनता है व्हेन का, और नो सूनर साथ पेयर किसका होता है, देन का। और दूसरी एरर ये है कि हार्डली, स्कैर्सली और नो सूनर, इनके साथ हम लोग यूज करते हैं इन्वर्जन का। और इन्वर्जन क्या होता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट आपका बाद में। तो इस सेंटेंस पर आपकी एरर सेकंड नंबर पर है, जहां पर देन लिखा था उस देन को आप काट कर व्हेन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52, द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग। ध्यान दीजिए बेटा, द रीजन वाई, अगर आपको कभी भी द रीजन दिया हो, क्वेश्चन नंबर 52, अगर कभी आपको द रीजन दिखाई दे या आपको दिखाई दे द रीजन वाई, तो इसके साथ आप लोग कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। इसके साथ कंजक्शन दैट का यूज होगा। आपको एग्जामिनर आपको सो देगा, बिकॉज देगा या देयरफॉर देगा, तो ये गलत है। द रीजन और द रीजन वाई के साथ किसका यूज करते हैं लोग बेटा, दैट का यूज करते हैं। क्लियर है। सो, बिकॉज और देयरफॉर का यूज नहीं होगा। तो आपकी सी पार्ट पे रहे तीसरे नंबर पर, वॉज बिकॉज नहीं, वॉज दैट करेंगे, दैट ही वॉज टू यंग। क्वेश्चन नंबर 53, टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल मेट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। याद रखिएगा बेटा, डिस्कस के साथ हम लोग कभी भी अबाउट का यूज नहीं करते हैं। डिस्कस के साथ कभी भी अबाउट का यूज नहीं करते हैं, केवल और केवल डिस्कस करते हैं। डिस्कस का मतलब ही क्या होता है, डिस्कस कर रहे हैं मतलब किसी न किसी चीज के बारे में कर रहे होंगे, तो इस वजह से हमको वहां पर अबाउट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती बेटा। तो अबाउट को आप लोग काट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 54, ध्यान दीजिए। हिज ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड had to a constant source of dissatisfaction among the younger members of the family. Sentence correct है, no error. Question number 55, the two first to arrive were the lucky receptionist of a surprise gift. बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। एयरफोर्स में बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछ चुके हैं इस क्वेश्चन को, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक होता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल क्या होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस प्रकार से होते हैं आपके ऑर्डिनल। सेकंड होता है कार्डिनल। कार्डिनल क्या होता है बेटा, 1 2 3 4, इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल। फिर होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव, अब ये क्या होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये है आपके मल्टीप्लिकेटिव। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है इनके अरेंजमेंट से। इनका अरेंजमेंट क्या होता है, याद रखिएगा। इनका अरेंजमेंट होता है, सबसे पहले आप रखेंगे ऑर्डिनल। अगर ये तीनों एक ही सेंटेंस में दे दिए जाए, ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव एक ही सेंटेंस में दे दिए जाए, तो इनका अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट क्या होता है, सबसे पहले आप लोग यूज करेंगे ऑर्डिनल को, फिर रखेंगे हम लोग इसके बाद कार्डिनल को, और इसके बाद हम लोग रखेंगे मल्टीप्लिकेटिव को। समझ रहे बेटा, इसके बाद रखेंगे मल्टीप्लिकेटिव को, इसके बाद रखेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेटिव को। जरा ध्यान देने वाली बात ये, जैसे यहां पर लिखा था
द टू फर्स्ट क्वेश्चन था द टू फर्स्ट टू अराइव, आगे जो भी है तो गलत है बेटा। ये फर्स्ट आपका ऑर्डिनल है, टू आपका कार्डिनल है, तो पहले ऑर्डिनल आएगा बाद में कार्डिनल आएगा, यानी फर्स्ट आप पहले रखेंगे टू बाद में रखेंगे, तो करेक्ट क्या होगा बेटा, द फर्स्ट टू। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56। 2 hours have passed since he had fallen asleep. 2 hours have passed since he had fallen asleep. 2 hours have passed since he had fallen asleep. ध्यान दीजिए बेटा, 2 hours have passed, ध्यान दीजिए बेटा, क्या कह रहे थे, 2 hours have passed since he had fallen asleep। आपको एक रूल सिखाया गया था पहले कि अगर कहीं पर आपको सिंस दिखाई दे तो सिंस के पहले हम लोग यूज करते हैं बेटा प्रेजेंट का परफेक्ट, और सिंस के बाद हम लोग यूज करेंगे पास्ट का इंडेफिनिट। सिंस के बाद किसका यूज करते हैं बेटा हम लोग, पास्ट के इंडेफिनिट का। सिंस के बाद किसका यूज करते हैं, पास्ट के इंडेफिनिट का। तो इस सेंटेंस में जहां पर लिखा था बेटा 2 hours have passed since he had fallen asleep, तो सिंस के बाद आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, आप वहां पर हैड फॉलन नहीं, आप वर्ब की सेकंड फॉर्म फेल का यूज करेंगे, he fell asleep। क्वेश्चन नंबर 57। Having broken down the driver sent the car to the garbage। याद रखिएगा बेटा having प्लस V3 होता है अगर having प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला स्ट्रक्चर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है ये भी, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर having प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया गया है, दो सेंटेंस होंगे, दो स्ट्रक्चर दिए जाएंगे। एक having पहला वाला होगा having प्लस V3, अगला वाला जो स्ट्रक्चर होगा बेटा ये आपका जाएगा पैसिव वॉइस में, ये आपका होगा किसमें बेटा, पैसिव वॉइस में। तो आगे दूसरा वाला सेंटेंस क्या था, द ड्राइवर सेंट द कार, तो इस वाले पार्ट को आप लोग पैसिव वॉइस में करेंगे, द कार वॉज सेंट बाय द ड्राइवर कर लीजिए, बी पार्ट पे एरर है। क्वेश्चन नंबर 58 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए बेटा, ध्यान दीजिएगा, बार बार इसको भी उस पहले वाली क्लास में भी आपको बताया है और फिर से सीखिए। क्वेश्चन नंबर 58। He is one of those writers who has won acclaim the world over। समझिएगा जरा, वन ऑफ द की काफी सारे रूल्स हैं। अगर आपको सेंटेंस में वन ऑफ द दिख जाए, इसके बाद ये पहला पॉइंट है बेटा, याद रखिएगा। नाउन कैसी आती है, प्लूरल, वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर, और अगर डिग्री की बात करेंगे बेटा तो डिग्री कैसी आएगी, सुपरलेटिव। ये केस 1 था। केस 2 क्या कहता है कि अगर वन ऑफ द आ जाए तो वन ऑफ द के बाद नाउन तो प्लूरल होगी ही होगी बेटा, लेकिन नाउन प्लूरल होगी और डिग्री सुपरलेटिव होगी। लेकिन अगर आपको दिख जाए रिलेटिव प्रोनाउन, क्या दिख जाए बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे हु हो गया, हुम हो गया, दैट हो गया, विच हो गया, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन, कोई सा भी रिलेटिव प्रोनाउन हो, तो इसके बाद आने वाली जो भी वर्ब होगी बेटा, ये वर्ब हमेशा कैसी रखी जाएगी, प्लूरल फॉर्म में रखी जाएगी। ये वाली वर्ब हमेशा किस फॉर्म में रखी जाएगी, प्लूरल फॉर्म में। रीजन क्या है बेटा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को इंडिकेट करता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन इस नाउन को इंडिकेट करेगा, और ये नाउन कैसी थी, प्लूरल, तो इस वजह से आगे वाली वर्ब कैसी हो गई बेटा, प्लूरल हो गई। तो क्वेश्चन नंबर आपका 58, तो हु हैज नहीं होगा, हु हैव होगा, क्योंकि हु के पहले राइटर्स आया था जो कि प्लूरल था, इस वजह से आप लोग वहां पर किसका यूज करेंगे बेटा, हैव का यूज करेंगे। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 59, द मेसन विल नॉट डू द वर्क एक्सेप्ट गिव द ऑर्डर। याद रखिएगा बेटा, एक्सेप्ट आपकी एक प्रीपोजिशन है, एक्सेप्ट आपकी एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आप लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट आपका या तो नाउन होता है या प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा, कोई भी प्रीपोजिशन हो बेटा, कोई सी भी प्रीपोजिशन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट आता है। अब ऑब्जेक्ट या तो आपका नाउन हो सकता है, और या क्या हो सकता है बेटा, वो प्रोनाउन, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इसके अलावा कोई भी और पार्ट ऑफ स्पीच आपका बेटा ऑब्जेक्ट काम नहीं कर सकता, या तो नाउन होगा या तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक्सेप्ट के बाद दे रहा था बेटा, एक्सेप्ट के बाद था क्वेश्चन नंबर 59, एक्सेप्ट गिव।
तो एक्सेप्ट आपका प्रीपोजिशन, इसके बाद हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो वर्ब होगी या तो प्रोनाउन होगा। तो ये गिव क्या थी, वर्ब, इसको हमको नाउन फॉर्म में बदलना है। तो नाउन फॉर्म में बदलने के लिए आप लोग क्या करेंगे बेटा, गिव को काट कर क्या बना लेंगे बेटा, गिविंग, यानी जिरन फॉर्म में कर लीजिए। क्या कर लेंगे, जिरन फॉर्म में। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 60, व्हेन स्टूडेंट्स आर इल दे फाइंड दैट दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कैच अप विद व्हेन दे रिटर्न। ध्यान दीजिए बेटा, स्टूडेंट्स को कभी भी रिटर्न नहीं होते, वहां पर बीमारी की बात करें तो बीमारी से वापस नहीं होते हैं, रिकवर होते हैं। तो रिटर्न की जगह आप लोग रिकवर कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 61, स्कैर्सली डिड आई रीच द एयरपोर्ट नर्वस एंड टेंस देन द प्लेन टुक ऑफ लीविंग मी स्टैंडर्ड इज एन एलियन प्लेस। हाँ, ये अभी मैंने इसको डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। यहां पर वही स्कैर्सली और हार्डली वाली एरर है बेटा, हार्डली और स्कैर्सली के साथ हम लोग यूज करते हैं व्हेन, और यहां पर क्या दिया गया है, देन। तो जहां पर देन लिखा है आप उस देन को काट कर क्या कर लीजिए, व्हेन कर लीजिए। ओके बेटा, नंबर 2 पर एरर है, बी पार्ट पे एरर है, करेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 62, द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंस इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट। द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंस इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट। जरा ध्यान से समझिएगा बेटा, एक होता है डिफरेंस और एक होता है डिस्टिंग्विश। तो डिफरेंस के साथ हम लोग, ध्यान दीजिए बेटा, डिफरेंस मतलब भी होता है अंतर बताना और डिस्टिंग्विश मतलब भी होता है अंतर बताना। लेकिन बहुत छोटी सी एरर देते हैं यहां से एग्जामिनर देता है। आपके क्वेश्चन पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया है। तो याद रखिएगा, डिफरेंस के साथ आप लोग बिटवीन लगा सकते हैं, लेकिन डिस्टिंग्विश के साथ अगर बिटवीन लगा कर दे रहा है बेटा तो वहां पर आपकी एरर है। डिस्टिंग्विश के साथ आप लोग बिटवीन का यूज नहीं करते। या तो आप लोग यूज कर लीजिए डिफरेंस बिटवीन, या तो आप यूज करिए डिफरेंस बिटवीन, और या आप यूज कर लीजिए डिस्टिंग्विश। क्लियर है ना, इन दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। या तो आप यूज कर लीजिए डिस्टिंग्विश बिटवीन, और या आप यूज कर लीजिए डिस्टिंग्विश यूज करिए, या तो आप यूज करिए डिफरेंस बिटवीन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर अ लॉट। समझिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी एरर है, टाइम एंड टेंस एरर दी गई है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनको हम लोग कभी भी बेटा आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते, उनको हम लोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। जैसे कि आपकी क्या हो गई, लव हो गया, हेट हो गया, लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया बेटा। इस तरीके के और भी वर्ब हैं, इनके साथ हम लोग कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज नहीं करते। इनको हम लोग किसमें यूज करेंगे बेटा, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। अगर आपसे बोला जाए कि आई एम लविंग यू, अगर आप ये बोलेंगे कि आई एम लविंग यू, तो ये बेटा गलत है। आप लोग क्या बोलते हैं, आई लव यू। क्लियर है ना, यही तो बोलते हो ना। जैसे आप ये नहीं बोलते, आप कभी नहीं बोलते कि आई एम लाइकिंग यू, आप कभी बोलते हैं क्या, आई एम लाइकिंग यू, कभी नहीं बोलते आप लोग बेटा, ये गलत है। यहां पर आप लोग क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं आई लाइक यू, है ना, आई लाइक यू, और सामने जवाब क्या मिलता है, आई हेट यू। कभी भी आई एम हेटिंग यू नहीं मिलता। समझ में आ रही ना बात बच्चों, आप लोग तो अनुभवी हैं, खैर सब जानते हैं, बताने के में हो सकता ही नहीं वाला नियम। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, आई टोल्ड हिम दैट वी एंजॉयड वेरी मच एट द पार्टी। बेटा एंजॉय है, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ आप लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ आप लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे एंजॉय हो गया आपका, एब्सेंट हो गया, अवेल हो गया, इस तरीके की बहुत सारी वर्ब है बेटा, प्रेजेंट हो गया, जिनके साथ आप लोग क्या करते हैं, जिनके साथ हम लोग यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। किसका यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो एंजॉयड के बाद आप लोग लगा लीजिए एंजॉयड अवरसेल्फ, किसके हिसाब से आएगा, वी के हिसाब से आएगा, तो लगा लीजिए वी एंजॉयड अवरसेल्फ वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 65, जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली। आप लोग परिचित हैं, वर्किंग वेरी हार्डली नहीं होता, वर्किंग वेरी हार्ड होता है। वहां पर आप लोग हार्डली काट कर हार्ड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन हैज
ग्लिमर ऑफ होप फॉर द मटेरियल रिसर्चर्स। बेटा ग्लिमर नहीं होता है, आ ग्लिमर करिए, वहां पर आ ग्लिमर ऑफ होप कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, आफ्टर मेकिंग मी वेट फॉर 2 agonizing hours the great man called me in and asked me what do I want। समझिए बेटा, आगे लिखा है and asked me what do I want। अच्छा है, यहाँ पर asked के बाद जो सेंटेंस दिया गया ना बेटा इनडायरेक्ट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? इनडायरेक्ट फॉर्म में है। और इनडायरेक्ट फॉर्म में आप लोग वहां पर मेरे भाई what do I want नहीं होगा, what I wanted होगा। क्लियर है ना? इनडायरेक्ट स्पीच में आप लोग कभी प्रेजेंट टेंस में रखते, हमेशा किस में रखते हैं आप लोग? पास्ट टेंस में रखते हैं। तो इस वजह से आप लोग वहां पर क्या करेंगे? what I wanted। क्वेश्चन नंबर 69, द ebb and flow of the tides are now understood। समझिए बेटा, एक लिखा है द ebb and flow, क्लियर। और अगर मैं ये लिख दूं द ebb and the flow, ठीक। इसके बाद आपको भरनी है वर्ब इज या आर, और यहां पर भरनी है आपको इज या आर। ये एब और फ्लो क्या होता है बेटा? ज्वार और भाटा। जो समुद्र में आता है ना, समुद्र में ले रहे ज्वार और भाटा, वो इसी बोलते हैं हम लोग, एब एंड फ्लो बोलते हैं। आर्टिकल यहाँ पर पहले वाले के साथ लगा है, दूसरे वाले के साथ नहीं लगा है। द एब एंड फ्लो इसका मतलब क्या? एक ही है, सिमिलर है। तो इस वजह से आप इसके साथ वर्ब कैसे लगाएंगे? सिमिलर। आप यहाँ पर लगाएंगे द एब एंड फ्लो, इज हो जाएगा। अगर बोला द एब एंड द फ्लो, यानी ज्वार अलग है और भाटा अलग है बेटा, दोनों अलग अलग की बात कर रहे हैं। अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया है, इस वजह से आप इसका वर्ब कैसे लगाएंगे? प्लूरल, आर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल एक और, जैसे मैंने कहा द मॉनिटर एंड चॉपर, आगे वर्ब फिल करनी है हैज या हैव, और कोई सेंटेंस दिया गया है, क्लियर। और दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा द मॉनिटर एंड द टॉपर। अब आगे आपको वर्ब फिल करनी है हैज या हैव, क्लियर है। देखिए जरा ध्यान समझिए, द मॉनिटर एंड टॉपर का मतलब ये है, आर्टिकल किसके साथ लगा है? सिर्फ फर्स्ट वाले के साथ। इसका मतलब वही व्यक्ति मॉनिटर है और वही व्यक्ति टॉपर है। वही लड़का मॉनिटर है और वही लड़का टॉपर है क्लास का। यानी टोटल कितने लोग हुए? एक ही लोग हुए। और सिमिलर होने की वजह से आप वर्ब कैसे लेंगे? सिमिलर। यहाँ पर क्या यूज करेंगे? हैज यूज करेंगे। लेकिन अगले वाले केस में, नेक्स्ट वाले में क्या है? द मॉनिटर एंड द टॉपर, यानी मॉनिटर आपका अलग है और टॉपर क्या है बेटा? अलग है। यानी दो अलग अलग बच्चों की बात कर रहे हैं। ये दोनों अलग अलग बच्चे हैं, एक पर्सन ये और दूसरा पर्सन ये, यानी टोटल कितने लोग हो गए बेटा? 2 लोग हुए ना। इस वजह से आगे आप वर्ब कैसे लगाएंगे? प्लूरल, हैव। कुल मिलाकर यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं कि अगर नाउन 1 दी गई है, इसके साथ आर्टिकल दा लगा है, ठीक है, प्लस एंड दिया होगा, और फिर से यहाँ पर नाउन 2 लिखी और इसके साथ भी आर्टिकल दा लिखा है। दोनों के साथ आर्टिकल अगर दा है तो आने वाली जो वर्ब होगी बेटा वो कैसी होगी? प्लूरल, ठीक है। और अगर केवल फर्स्ट वाली नाउन के साथ अगर आर्टिकल दा लगा है तो आने वाली जो वर्ब होगी बेटा, दैट वर्ब इज ऑलवेज रिटन इन सिंगुलर फॉर्म। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल प्रोवाइड्स अ सुटेबल कंट्रास्ट विद द येलो डोर्स। सेंटेंस करेक्ट है, नो एरर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 71, इवन टुडे इट इज इनक्रेडुलस टू थिंक दैट men have walked on the moon। इनक्रेडुलस नहीं, वहां पर करिए इनक्रेडिबल करिए। क्लियर है बच्चों? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिए बेटा। एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एनडीए में, एयरफोर्स में, नेवी में कहीं ना कहीं पूछे गए, एसएससी में भी पूछे गए हैं। उन्हीं सारे क्वेश्चन को कंपाइल करके हमने सीरीज चलाई है, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिए और वीडियो को लाइक भी करिएगा और हमारे वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए ताकि हमारा हौसला बढ़े आपको और ज्यादा वीडियो देने का। क्लियर है ना बेटा? तो अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 72, द फायरमैन वोर इनफ्लेमेबल क्लॉथिंग फॉर प्रोटेक्शन। यहां पर वोकैब की एरर दी गई है। इनफ्लेमेबल मतलब होता है बेटा ज्वलनशील, जो बहुत ज्यादा ज्वलनशील हो। और क्या कह रहा है? द फायरमैन वोर, जो फायरमैन थे उन लोगों ने ज्वलनशील कपड़े पहले। तो क्या फायरमैन लोग ज्वलनशील कपड़े पहनते हैं क्या बेटा? वो लोग तो ऐसे कपड़े पहनते हैं जिन पर आग ना लगे।
तो वहां पर आप इनफ्लेमेबल काटिए, वहां पर आप लोग लिखिए नॉन फ्लेमेबल, जो जल नहीं सकते। क्लियर है ना? इनफ्लेमेबल काट कर आप लोग लिखेंगे वहां पर नॉन फ्लेमेबल। क्वेश्चन नंबर 73, beside food the pilgrim carried some medicines. beside food the pilgrim carried some medicine. प्रीपोजिशन की एरर है बेटा। एक होता है beside, एक होता है beside और एक होता है besides। ठीक है बेटा, इसमें ऐसे एक्स्ट्रा लगा हुआ है beside और besides। beside का मतलब होता है बगल में और besides का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त। क्लियर है ना? जैसे beside का मतलब बगल में, जैसे मैं बोलूं कि देयर इज अ टेम्पल beside या besides माई हाउस, मेरे घर के बगल में क्या है? मंदिर है। तो घर के बगल की बात कर रहे हैं, आप यूज क्या करेंगे बेटा? beside। क्लियर है? लेकिन अगर बोला गया कि beside या besides, हिंदी आई नो, इंग्लिश ऑल्सो। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब ये बेटा कि हिंदी के अलावा हम इंग्लिश भी जानते हैं, यानी के अलावा या के अतिरिक्त की बात कर रहे हैं, तो आप यूज करेंगे यहाँ पर बिसाइड्स। क्या यूज करेंगे बेटा? बिसाइड्स। याद रखिएगा, बिसाइड का मतलब होता है बगल में और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 73 क्या कह रहा है? बिसाइड फूड द पिलग्रिम कैरीड सम मेडिसिन, कि खाने के अलावा जो यात्री थे, तीर्थ यात्री थे, वो कुछ दवाइयां भी ले गए हैं। तो के अलावा कहते की बात हो रही, तो आप वहां पर बिसाइड नहीं, किसका यूज करेंगे? बिसाइड्स का यूज करेंगे। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74, एडल्ट सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। बेटा सफरिंग के साथ आप लोग यूज करते हैं प्रीपोजिशन फ्रॉम, और बचपन से एप्लीकेशन में लिख रहे हैं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। अच्छा 5 से आपने लिखना चालू करी थी एप्लीकेशन, और याद होगा आपको ये। क्लियर है ना? तो सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 75, द वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस फॉर सेवरल आवर्स अ डे इवन आफ्टर ही रोज टू फेम। बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया बेटा, बार बार बच्चों से गलती करा देता है क्वेश्चन। समझिएगा, बहुत छोटी सी, बहुत माइन्यूट सी एरर है। एक होता है प्रैक्टिस, PRACTISE, और एक होता है PRACTI, जो आपको क्वेश्चन में लिखा है। क्वेश्चन नंबर आपका है 75। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये प्रैक्टिस क्या होती है आपकी? नाउन, इसका मतलब होता है अभ्यास। क्लियर है? और ये प्रैक्टिस क्या होती है आपकी? वर्ब, इसका मतलब होता है अभ्यास करना। अभ्यास करना। सिर्फ अंतर किसका है? सी और एस का। PRACTISE प्रैक्टिस, ये आपकी क्या है? वर्ब है, और वर्ब का मतलब होता है अभ्यास करना। और एक है PRACTISE प्रैक्टिस, इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब है आपका अभ्यास। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा था? क्वेश्चन में कह रहा था टू लगा था, टू प्रैक्टिस। तो टू क्या है? आपका एक इन्फिनेटिव है। अरे बोलिए, और इन्फिनेटिव के बाद क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब तो ये है नहीं, ये तो नाउन दिया है, तो आप इसको काट कर यहाँ पर क्या लिखेंगे? PRACTISE। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार पूछा गया है, लिख लीजिए आप इसको। प्रैक्टिस आपकी वर्ब है और प्रैक्टिस आपकी नाउन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76, द प्राइम मिनिस्टर वॉज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक। एक होता है FOREWARD, फॉरवर्ड, और दूसरा होता है बेटा फॉरवर्ड, जो कि आपके बुक में लिखा है। फॉरवर्ड तो आप जानते हैं, फॉरवर्ड माने क्या होता है बेटा? आगे आना। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? आगे आना। और ये फॉरवर्ड क्या होता है? FOREWARD, इसका मतलब होता है किसी बुक का या किसी बुक के बारे में इंट्रोडक्शन जो लिख रहा है, जो राइटर लिख रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड। तो प्राइम मिनिस्टर ने लिखा है बेटा, तो आप वहां पर फॉरवर्ड नहीं FOREWARD कर देंगे, फॉरवर्ड। नंबर 2 पर एरर है, बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 77, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू
ऑन योर गुड मैनर्स एंड योर इम्पेकेबल बिहेवियर। समझिए बेटा, एक होता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। ये वो कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, किसी के बारे में आप शब्दों से कुछ अगर आप बयां कर रहे हैं, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट। और इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक। मैथ में आपने पढ़ भी रखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। तो किसी व्यक्ति को आप क्या देते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं। तो ये MENT वाला नहीं होगा, ये LI वाला होगा, COMPLIMENT, फर्स्ट वाला कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 78, द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द 4 गर्ल्स। द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द 4 गर्ल्स। बेटा 4 लड़कियां थी, बिटवीन का यूज आप लोग करते हैं 2 के लिए, और अगर 2 से अधिक की बात करेंगे तो आप लोग वहां पर यूज करेंगे एमंग। आप वहां पर क्या लगा लेंगे बेटा, एमंग लगा लीजिए, एमंग द 4 गर्ल्स कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 79, द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विद एन एक्सीडेंट वॉज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल। ध्यान दे बेटा, एक होता है पर्सनल PERSONAL और एक होता है पर्सनल SONNEL। ये पर्सनल तो अपने आप संबंधित होता है ना, व्यक्तिगत होता है, और ये पर्सनल होता है किसी संस्था या किसी आर्मी से रिलेटेड शब्द होता है। तो आप यहाँ पर आर्मी पर्सनल नहीं करेंगे, आर्मी पर्सनल करेंगे। क्लियर है बेटा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80, इसको नोट करिए, पर्सनल और ये PERSONNEL याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 ध्यान दे बेटा। द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द एसेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग। ध्यान से समझिएगा, एक होता है बेटा, ये सभी वोकैब रिलेटेड एरर दी जा रही है आपको बार बार, और एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक होता है ASCENT एसेंट और एक होता है ASSENT एसेंट। ठीक है, इस एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई, क्लियर है, और ये एसेंट का मतलब होता है सहमत होना, सहमत होना, क्लियर है ना। जैसे ये आपका माउंटेन है कुछ इस प्रकार से, और ये जो होती है ना, ये आपकी क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं एसेंट, ASCENT। तो उसी एसेंट की बात करी गई है, तो आप वहां पर यूज करेंगे एसेंट। क्वेश्चन नंबर 80 पर आप वहां पर लिखिए फाउंड द ASSENT काट कर करेंगे ASCENT, ये वाला एसेंट लिखेंगे, ये नोट कर लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा था एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 81, इफ द वर्स्ट कम टू वर्स्ट आई विल हैव टू बिग गुड बाय टू माई स्टडीज आर ज्वाइंड माई फैमिली बिजनेस। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट पे जो वर्स्ट है उसके पहले आप आर्टिकल द लगा लीजिए, क्लियर है ना। 82 है, द इंटरिम रिपोर्ट डज नॉट एनालाइज थारोली द प्रिंसिपल कॉज ऑफ द डिजास्टर। सेंटेंस पर नो एरर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें 83, द आइटम्स आई लाइक्ड मोस्ट वर द रोजवुड कार्विंग एंड द टीक वुड फर्नीचर्स ऑफ द डच डिजाइन। आप सभी जानते हैं कि फर्नीचर का कभी हम लोग फर्नीचर्स नहीं करते, जितनी भी आपकी मटेरियल नाउन होती है उन सभी का हम लोग कभी प्लूरल नहीं करते हैं, तो आप वहां पर फर्नीचर्स को काट कर फर्नीचर कर लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 84, अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वाज रियल गुड। बेटा अगर अगल बगल से आवाज आ रही तो थोड़ा ध्यान मत देना बच्चों, क्योंकि अब ये बाहर घर में थोड़ा सेटअप बना है, तो अगल बगल डिस्टर्बिंग एलिमेंट थोड़ा बार है, तो आप लोग कोऑपरेट करिए, है ना। हमारी ओर ध्यान दीजिए और ईयरफोन लगाकर अच्छे से सुनिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 84, अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वाज रियल गुड। करेक्ट है, नो एरर। आगे देखिए 85, द सॉइल वाज मॉइस्ट एज देयर वाज लिटिल रेन द डे बिफोर। देखो लिटिल मतलब होता है ना के बराबर, निगेटिव होता है, और एक होता है आ लिटिल और एक होता है द लिटिल। आ लिटिल मतलब होता है, इसको समझ लीजिए अच्छा, एक होता है लिटिल, एक होता है आ लिटिल और एक होता है द लिटिल। बात समझ रहे हैं। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर, ये आपका निगेटिव होता है। लेकिन आ लिटिल और द लिटिल ये आपके होते हैं पॉजिटिव सेंस में। आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, लेकिन पर्याप्त नहीं, और द लिटिल का मतलब होता है बेटा जितना है वो सब,
लेकिन वो होगा थोड़ा ही। क्लियर है? अब एक खास बात और याद रखिएगा कि लिटिल आपका निगेटिव है, इसके साथ आप लोग कभी भी नो का, नॉट का और नेवर का यूज नहीं करते, क्योंकि लिटिल कैसा निगेटिव वर्ड है और निगेटिव होने की वजह से आप इसका नो, नेवर, नॉट का यूज नहीं करते। अब आ जाइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा था? द सॉइल वॉज मॉइस्ट, जो मिट्टी है वो थोड़ी बहुत नम थी। अब वो नम कब होगी बेटा? जब कहीं ना कहीं थोड़ी बार उसको रेन मिलेगी। तो लिटिल रेन का मतलब तो ना के बराबर रेन हुई, लेकिन कुछ ना कुछ तो रेन हुई, तभी तो सॉइल नम थी। तो इस वजह से आप वहां पर लिटिल काट कर क्या कर लेंगे? आ लिटिल कर लीजिएगा। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 86। द मैनेजर wanted to know who had arrived early that day, the cashier of the accountant। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को आप लोग, एक मिनट जरा ध्यान से देखिएगा। ट्राई किया बच्चों? अब सुनिए। द मैनेजर वॉन्टेड टू नो हु हैड अराइव्ड अर्ली दैट डे, द कैशियर और द अकाउंटेंट। समझिएगा जरा, यहां पर कैशियर और अकाउंटेंट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि कौन पहले आया था। तो अर्ली नहीं, आप वहां पर कंपैरेटिव डिग्री अर्लियर का यूज करेंगे। क्लियर है ना? अर्ली काट कर आप वहां पर अर्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 87। दे आर अ पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट फैमिली, वन ऑफ हिज सिस्टर्स इज अ मिनिस्टर एंड द अदर इज मैरिड विद अ मिनिस्टर। आप सभी जानते हैं मैरिड के साथ टू लगाइएगा जब एक्टिव वॉइस की बात करेंगे, और अगर पैसिव वॉइस में होता है तो आप मैरिड के साथ क्या लगा देते हैं बेटा? विद लगाते हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो आप यहां पर मैरिड टू कर लीजिए, मैरिड टू अ मिनिस्टर करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 88। सपोजिंग दैट द इंफॉर्मेशन प्रूव्स टू बी टोटली रिलायबल, शुड वी स्टिल हैव टू रिकास्ट द प्लान। अच्छा क्वेश्चन है, कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड बेटा। पहला वाला पार्ट अगर इफ लगा हो, सपोज लगा हो, या कोई भी अगर कंडीशनल सेंटेंस है जिसकी शुरुआत अगर कंडीशन से हो रही है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो अगले वाले पार्ट में आप लोग वहां पर यूज करते हैं फ्यूचर का। तो हु स्टिल हैव टू रिकास्ट नहीं होगा, वहां पर हैव टू काट दीजिए आप। हु विल रिकास्ट द हो जाएगा। क्लियर है ना? हु स्टिल विल रिकास्ट द प्लान हो जाएगा, हैव टू का यूज नहीं होगा, आप हैव टू काट दीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 89। दो इट्स ग्लॉस कैन फूल फ्यू अनवेरी कस्टमर्स, फ्यू नहीं होगा, वहां पर आप यूज करेंगे आ फ्यू का। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90। शी प्रिटेंड्स एज इफ शी हैज नेवर इन हर लाइफ टोल्ड अ लाई, इजंट इट। बढ़िया क्वेश्चन। हर बार एक क्वेश्चन यहां से बेटा आपका एयरफोर्स में आता है, और एनडीए के एग्जाम में आपको हर बार एक क्वेश्चन मिलेगा। हर बार इस रूल से हर बार क्वेश्चन आता है। अब रूल क्या कहता है जरा समझिएगा कि अगर किसी सेंटेंस के बीच में एज इफ या एज दो आ जाए, ठीक है, इसका मतलब होता है मानो कि या जैसे कि। अगर किसी सेंटेंस के पहले बीच में एज इफ या एज दो आ जाए और इसके पहले क्या आ जाए बेटा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस आए, तो बाद वाले पार्ट में आप लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्या यूज करेंगे? ये सब्जेक्ट आपका चाहे बेटा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, मैटर नहीं करता सिंगुलर प्लूरल का, लेकिन आप वर्ब हमेशा क्या लगाएंगे? वहां पर वर्ब का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है ना? इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। और इसका एक और पॉइंट है, एक और कंडीशन बन सकती है कि अगर सेंटेंस के बीच में एज इफ लिखा हो या एज दो लिखा हो, ठीक है। अब यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट देकर क्या दे दें आपको? पास्ट का इंडेफिनिट दे दें। क्या दे देंगे आपको बेटा? पास्ट इंडेफिनिट। तब यहां पर आप वर्ब नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा? थर्ड फॉर्म। दोनों स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। क्लियर है? पहले वाले के एग्जांपल बताते हैं। जैसे मैंने कहा ही वॉक्स एज इफ ही वॉज एवर अ लायन। तो एज इफ और एज दो के पहले ये वाला कौन सा टेंस था बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने कहा आगे सब्जेक्ट चाहे सिमिलर हो चाहे प्लूरल हो, क्या लगाना है? वर्ब। ठीक है, क्या लगाएंगे बेटा? वर्ब लगाएंगे। अब एक इसका एग्जांपल देख लीजिए कैसे पूछा जाएगा। जैसे मैंने कहा ही बिहेव्ड एज इफ ही। अब आप यहां पर क्या भरेंगे? ही हैड क्वालिफाइड
द एग्जाम। क्लियर है ना? आप यहाँ पर यूज करेंगे हैड क्वालिफाइड। एज इफ और एज दो के पहले ये आया आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट के डेफिनेट, तो आपने आगे क्या लगा दिया? पास्ट का परफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 91। ध्यान दे बेटा, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दे बेटा। नॉलेज आपका सब्जेक्ट है, ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, उसके आगे लिखा है एटलीस्ट, ये भी आपका प्रीपोजिशन है, आगे वहां पर 2 लैंग्वेजेस, ये हो गया ऑब्जेक्ट। वर्ब आती है आपकी सब्जेक्ट हिसाब से, तो नॉलेज के अकॉर्डिंग वहां पर क्या आ जाएगा बेटा? इज है, क्योंकि नॉलेज आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा वर्ब कैसी आती है बेटा? सिंगुलर आती है। आप वहां पर आर काट कर क्या कर लीजिए? इज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 92, द मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट शाउट अपॉन द मिनिस्टर। शाउट के साथ बेटा अपॉन नहीं आता है, शाउट के साथ क्या आता है? एट आता है, प्रीपोजिशन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। एवरी वन ऑफ द फिल्म्स, देखो एवरी वन का यूज करते हम लोग बेटा पर्सन के लिए, और यहाँ पर फिल्म्स की बात हो रही है, तो उसके लिए आप एवरी वन नहीं लगाएंगे, आप वहां पर लगाएंगे ऑल ऑफ द फिल्म्स। एवरी वन काट कर आप वहां पर क्या कर लीजिए? ऑल कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 94, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। सेक्रेटरी अलग है, प्रिंसिपल अलग है, आगे आर उसका बिल्कुल करेक्ट है। अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट, सेंटेंस करेक्ट है, नो एरर। 95 देखिए बेटा, नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। देखो नो सूनर के साथ पहली गलती तो थी इन्वर्जन वाली, तो इन्वर्जन तो यहाँ पर दिया गया है, नो सूनर हैड द हॉकी, इन्वर्जन दिया गया है। लेकिन अगली एरर क्या है? नो सूनर से हम लोग लगाते हैं देन, और यहाँ पर व्हेन लिखा था, व्हेन काट कर क्या कर लेंगे? देन। एरर आपकी बी पार्ट पे है, व्हेन काट कर आप देन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, द सेक्रेटरीट कंप्राइजेज ऑफ मैनी एयर कंडीशनर्ड रूम। समझिएगा बेटा, एक होता है कंसिस्ट और एक होता है कंप्राइज। समझिएगा, तो कंसिस्ट के साथ हम लोग ऑफ लगाते हैं, लेकिन कंप्राइज के साथ हम लोग ऑफ का यूज नहीं करते हैं। एग्जामिनर आपको बार बार कंप्राइज का ऑफ लगा कर दे देगा। ठीक है, तो यही वाली एरर थी, आप वहां पर कंप्राइज के साथ ऑफ को काट दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, इट इज हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ओन 2 legs। समझिएगा, इसका भी आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल सेंटेंस से बना है, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको दिया गया इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, या आपको दिया जाए इट इज अबाउट टाइम, इसके बाद आपको दिया जाएगा सब्जेक्ट, तो आगे आप कौन सी फॉर्म लगाएंगे? वर्ब की कौन सी फॉर्म बेटा? सेकंड फॉर्म। क्लियर है ना? क्या यूज करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे मैं अगर बोलूं बेटा इट इज टाइम वी प्ले या प्लेड क्रिकेट, क्या लगाएंगे बेटा? इट इज टाइम के बाद ये वी आपका सब्जेक्ट आया है, तो आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे प्लेड। तो आपका यहाँ पर पहला वाला पार्ट करेक्ट था, दूसरा वाला पार्ट करेक्ट था, लेकिन आगे जहां पर लिखा था हिज ओन 2 legs, तो 2 legs का कोई मतलब नहीं, वहां पर क्या होगा? आप 2 legs काट कर वहां पर आप फीड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? फीड कर लीजिए। 2 legs नहीं लिखते हैं, फीड लिखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98, यू शुड अवॉइड टू ट्रेवल इन द रश, और आगे लिखा है नो एरर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बेटा। एवॉइड एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक है ना? तो एवॉइड टू ट्रेवल नहीं होगा, आप वहां पर क्या कर लेंगे बेटा? एवॉइड ट्रेवलिंग कर लीजिए। एवॉइड ट्रेवलिंग बी पार्ट पे नंबर 2 पर एरर है, एवॉइड ट्रेवलिंग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 99, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। बेटा वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल होती है, वर्ब सिंगुलर आती है और डिग्री सुपरलेटिव होती है, और अगर रिलेटिव प्रोनाउन लगा तो आने वाली वर्ब प्लूरल होती है, आप जानते हैं। लेकिन अगर ओनली आ जाए, अगर क्या लिखा हो बेटा? ओनली आ जाए वन ऑफ द के पहले, तो आगे आने वाली वर्ब सिंगुलर होती है, चाहे रिलेटिव प्रोनाउन दिया हो या ना दिया हो। तो आगे आप वहां पर आर काट कर क्या करेंगे? इज कर लेंगे, इज इंटरेस्टिंग कर लेंगे। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 100, ही डिनाइड टू हैव बीन देयर।
टू हैव नहीं होगा, वहां पर हैविंग होगा बेटा, हैविंग बीन देयर हो जाएगा। क्लियर है? सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपने बार बार इनकी प्रैक्टिस करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, जो कमियां हो उनको आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, ठीक है। और उसके बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ताकि हमारा पढ़ाने में और ज़्यादा मन लगे, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने का हम प्रयास कर रहे हैं और निरंतर प्रयास करते रहेंगे। ठीक है बॉयस, पढ़ते रहिए। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।